देखिए भाई, मुझे पढ़ाना है आपको निर्देशांक ज्यामिति। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें देखिएगा सबसे पहली आपकी जो बात आती है अक्षों की निर्देशांक। ये धनात्मक एक्स अक्ष होता है, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष होता है। ये धनात्मक वाई अक्ष होता है, ये ऋणात्मक वाई। हम इसमें जो बात करेंगे सिर्फ द्विअक्षीय, दो अक्ष की, जिसमें एक्स अक्ष होगा और वाई अक्ष होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिएगा हमारा बोर्ड जो है वो कितने अक्षीय है? द्विअक्षीय। इसमें लंबाई है और चौड़ाई। यदि आप इसी पर ये डैस्टर बनाना चाहें तो नहीं बनेगा, नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या है? त्रिअक्षीय, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी। तो आज हमारी बात कहां से हुई? जैसे यदि आपने कभी सोचा हो गोले और वृत्त में अंतर, वृत्त और गोले में क्या अंतर होता है? वृत्त द्विअक्षीय आकृति है और गोला तीन अक्षीय। आप बना के समझ जाते हो, उसी को वृत्त बोल देते हो, उसी को गोला बोल देते हो। लेकिन हम गोले को इस पर नहीं बना सकते। आप उभरती हुई गेंद कैसे बनाओगे? समझने के लिए बना सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको। आपने जब बचपन में कभी कॉपी पर अपनी झोंपड़ी बनाई होगी, आर्ट के पेज पे बनाई होगी, उस झोंपड़ी में आप घुसे हो कभी? क्यों नहीं घुसे? छोटी थी तो उंगली घुसाई थी उसके अंदर, उंगली भी नहीं घुस रही थी। यदि घुसा नहीं घुस रही तो फट गया। मतलब क्या है? यदि वही घर आप गत्ता लेके बनाओ, बड़ा बनाओगे तो घुस जाओगे, छोटा बनाओगे तो उंगली घुस जाएगी। साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि वहां पे आप तीन अक्ष पे बनाओगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आज हम बात करेंगे द्विअक्षीय। इसको बोलते हैं हम मूल बिंदु। जहां से हम हर बिंदु की गणना करेंगे। कोई से भी बिंदु को हमें देखना होगा तो यहीं से, जैसे भाई कहीं ना कहीं तो आप मूल बिंदु होता है। आपने कैसे? कोई उदाहरण, आप शहरों की जो दूरियां लिखी होती हैं कि 2 किलोमीटर दूर और 3 किलोमीटर दूर, मान लो बस अड्डे से दी गई है। जब रोड की दूरी है तो कहां से दी जाएगी? बस अड्डे से, बस अड्डे से दी जाएगी। जितनी भी आप देखोगे कि आप थोड़ी आगे बढ़े और वहां पर 3 किलोमीटर का लगा हुआ है, तो वो दूरी कहां से है? रोड की है। और रोड की दूरी कहां से होगी? बस अड्डे से। इसी प्रकार यहां पर हम जितने भी बिंदु की बात करेंगे, इस बिंदु के सापेक्ष करेंगे 0,0। इसको बोलते हैं हम भुज और इसको बोलते हैं हम कोटि। भुज हमेशा एक्स अक्ष पे चलता है और कोटि हमेशा वाई अक्ष पे। बिल्कुल बात क्लियर है। अब यहां देखिए, ये ओ से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये मूल बिंदु है। इसके इधर ये दायां हाथ है, इधर क्या आएगा? बायां। जब मूल बिंदु से दाईं ओर चलेंगे तो पॉजिटिव, और मूल बिंदु के जब हम बाईं ओर चलेंगे तो नेगेटिव। मूल बिंदु के जब हम ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, और हम जब नीचे चलेंगे तो नेगेटिव। बिल्कुल बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम किसी भी बिंदु की स्थिति बताएंगे। यह प्रथम चतुर्थांश होता है, यह द्वितीय होता है, यह तृतीय होता है और यह चतुर्थ होता है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए हम यहां खड़े हुए, हमें मालूम है, बिल्कुल आसान तरीका, हमें ऐसे याद रखना है, पहला इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर और चौथा इधर। अब मूल बिंदु पे हम खड़े हैं, हमसे कहा गया 3,4 चलना है, 3 भी प्लस का। जब प्लस का है तो हम आगे बढ़ेंगे, एक्स प्लस का, और जब वाई भी प्लस का है तो कहां जाएंगे? ऊपर। तो कौन सा आएगा? पहला। मतलब इसको भी आप थोड़ा सोच सकते हैं।
किसी व्यक्ति के पास नोट भी आ रहा है और इमेज भी बन रही है, दोनों प्लस की, लेकिन किसी का पैसा तो आ रहा है और इमेज भी डाउन हो रही है, तो एक प्लस का एक माइनस का है, मतलब नोट तो आया, बढ़ा तो आगे, लेकिन उसकी इमेज डाउन। तो जब भी ध्यान दीजिएगा 3,4 है, प्लस आगे प्लस ऊपर, तो पहले में पहुंच गई। -3,4 है, आपसे कहा भुज यदि प्लस का होगा तो आगे, भुज यदि माइनस का है तो पीछे। सबसे पहले आगे पीछे देखते हैं, ये माइनस का तो पीछे, लेकिन ये प्लस का तो ऊपर। ऊपर नहीं, कोटि हमेशा ऊपर नीचे बताती है और भुज हमेशा आगे पीछे, पीछे और ये ऊपर, तो सेकंड में। -3, -4, नोट भी नहीं आया और इमेज भी चली गई, दोनों ही माइनस के, पीछे भी गए, अपनी स्थिति से पीछे भी गए और नीचे भी लुढ़के, तो कौन से में पहुंच गए? तीसरे में। 3,-4 प्लस का है, आगे आएंगे, नोट तो आ रहे हैं लेकिन इमेज डाउन हो रही है, तो इसका मतलब किस में पहुंच गए हम? चौथे में। तो हम किसी भी बिंदु की हम ऐसे कभी याद नहीं रखेंगे प्लस प्लस पहले में, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस, चौथे में प्लस माइनस, ना, हमें तो कैसा भी दे दो, 3,-4 दे दिया, आगे भागे, माइनस नीचे लुढ़क गए, चौथे में पहुंच गए। लेकिन यही चीज ऐसे आ गई 3,0 प्लस का है, आगे दौड़ लगी, लेकिन 0 ना प्लस का होता ना माइनस का था, ना इमेज बढ़ रही और ना घट रही, तो वहीं के वहीं रह गई। और वहीं के वहीं रह गए तो कौन सा अक्ष है? धनात्मक एक्स अक्ष। आप आगे दौड़े थे, आगे दौड़े, अब ज्यों के त्यों यहीं रह गए, 3 यहां से यहां तक आए, लेकिन कोटि 0 है, कोटि ऊपर नीचे ले जाती है, 0 तो ना ऊपर ले गई ना नीचे ले गई, तो इसका मतलब कौन चतुर्थांश हो गया? पहला। तो पहला नहीं, धनात्मक एक्स अक्ष कौन सा हुआ? यदि -3,0 होगा तो भुज तो माइनस का है, एक कोटि कितनी है? 0, तो ये कौन सा होगा? ऋणात्मक एक्स अक्ष। यही यदि 0,3 जब भुज 0 है तो ना वो आगे जाएगा और ना वो पीछे आएगा, लेकिन 3 है, y प्लस का, तो ऊपर चला जाएगा। जब हम यहां से ना आगे गए ना पीछे, यहीं से ऊपर चले गए, तो कौन सा अक्ष आ गया? धनात्मक y अक्ष। और जब 0,-3 होगा तो ऋणात्मक y अक्ष। तो एक बात आप ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, जब भी किसी बिंदु के निर्देशांक में भुज या कोटि में से कोई एक शून्य हो तो वह बिंदु किसी चतुर्थांश में नहीं होता। जिसने अपने डॉट और कॉपी ना ली हो वो आराम से लिख सकता है। क्या? यदि किसी बिंदु के निर्देशांक में, लिख सकते हैं आप, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक में भुज या कोटि में से कोई एक शून्य हो तो वह बिंदु किसी चतुर्थांश में ना होकर अक्ष पर होता है। अब देखिएगा, किसी भी बिंदु है 3,4 है, ये क्या है? बिंदु का भुज, और ये क्या है? बिंदु की कोटि। जब भुज है तो इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये एक्स अक्ष पे चलता है, ये कोटि है तो इसे वाई से प्रदर्शित करते हैं। जब एक बिंदु है तो आपने एक्स और वाई से प्रदर्शित कर दिया, लेकिन जब यही कई बिंदु आ जाएं, 3,4 -4 2,8 इस प्रकार से आ जाएं, 7, -9 इस प्रकार से कई आ जाएं,
तो ये x1 कॉमा y1 है, ये x2 कॉमा y2 है, ये x3 कॉमा y3। x हमेशा भुज को प्रदर्शित कर रहा है, y हमेशा कोटि। यदि x3 लिखा है तो x3 ये बता रहा है कि वो तीसरे बिंदु का भुज है तो भुजी, लेकिन कौन से बिंदु का? तीसरे। यदि x5 लिखा हुआ है आपके पास, x5, तो x5 यदि लिखा हुआ है तो पांचवें बिंदु का क्या है? भुज है। बिल्कुल बात क्लियर है। आगे देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हम इसे सिद्ध भी कर देंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब आपको सिद्ध करना है। अभी तो आपको फॉर्मूला याद भी है, लेकिन आपको सिद्ध करने का मन कर रहा है। x1 कॉमा y1 ये रहा। इस x1 कॉमा y1 का मतलब आप समझ रहे हो? x चलता है x अक्ष पर, y चलता है y अक्ष पर, क्योंकि ये भुज है, ये कोटि है। तो इसका मतलब यहां से लंब डाल दिया। इसका मतलब ये तो x1 है और ये क्या है? y1। बिल्कुल बात क्लियर है। x2 कॉमा y2 कहीं भी मान लो, जहां आपका मन कर रहा हो, आपने यहां मान लिया। इस x2 कॉमा y2 का मतलब क्या है? यहां से लंब डालो आप। ये x2 और ये y2। हमें तो ये दूरी चाहिए a और b के बीच की, ये चाहिए हमें तो a b। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां से लंब डाल दिया। आप देखिए ये पूरा x2 है, ये x1 है, तो ये कितना बचेगा? x2 माइनस x1। आपने तुरंत कहा x2 माइनस x1। यदि ये x2 माइनस x1 है तो ये भी कितना होगा? ये पूरा y2 और ये y1, तो ये कितना होगा? y2 माइनस y। कोई तकलीफ हो तो बोले आप, किसी भी प्रकार नहीं है। अब देखिएगा, अब थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है, समकोण त्रिभुज है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधा। तो यह मैंने सी डाल दिया, तो ए बी का वर्ग किसके बराबर होगा? ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। कोई तकलीफ हो तो बोले आप, नहीं है। आगे देखें, ए सी का मान कितना है? x2 माइनस x1 और बी सी की वैल्यू कितनी है? y2 माइनस y1। ए बी का वर्ग और ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। सिद्ध इस प्रकार से हम कर सकते हैं। हम जितने भी फॉर्मूला लाएंगे सब सिद्ध किए जा सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि नहीं सिद्ध कराया। ठीक है ना। अब देखिए अंतः विभाजन। देखिएगा ये दो बिंदु हैं, ये ए और ये बी। ये x1 कॉमा y1, ये x2 कॉमा y2 और ये बिंदु है सी एक्स कॉमा वाई। देखिएगा ए और बी के अंदर है सी, तो इसे अंतः विभाजन बोल रहा हूं। यदि ए और बी के यहां पर होता तो इसे मैं क्या बोलता? बाह्य विभाजन, इसे बढ़ाता। अभी करेंगे उसको भी यहां। तो अंतः विभाजन ये m1 और ये m2। ये बात ध्यान रखिएगा
यदि ये दूरी 2 सेंटीमीटर दे रखी है और ये 4 दे रखी है, आपसे पेपर में पूछे M1 और M2 कितना है, M1 अनुपात M2, तो कितना आएगा 1:2। सरल कर लेते हैं जहां तक वो कट सके, अभाज्य। ठीक है, बिल्कुल बात। अब x बराबर होता है, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। इसी प्रकार y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत शानदार। डाइट करने के लिए इसका भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो पहले मैं जरा वाह्य और बता दूं, उसके बाद मैं बात करता हूं वाह्य विभाजन। वाह्य विभाजन यदि a और b ये रहे, ये x1 y1, ये x2 y2, और यहां पर हमें काटा बाहर c। अब देखना यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि M1 क्या होगा और M2 क्या होगा। M1 पहले बिंदु से कटान तक की दूरी का अनुपात। यहां पर भी देख लें, M1 पहले बिंदु से कटान तक था। यह नहीं कि M1 यहां से यहां तक डाल दिया, M2 यहां से, नहीं, पहले बिंदु से जहां तक कटान है। और M2 ये होगा दूसरे बिंदु से कटान। यहां पर x बराबर निकल के आएगा M1 x2 माइनस M2 x1 बटे M1 माइनस M2, और y बराबर M1 y2 माइनस M2 y1 बटे M1 माइनस M। अब इसी बात को फिर ध्यान देने की जरूरत है, इन फॉर्मूले के और जरा बातों को समझने की जरूरत है। क्या कि अब ये आ गया कि दो बिंदु हैं, दो बिंदु, और उन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा x अक्ष को किस अनुपात में काटती है या y अक्ष को किस अनुपात में काटती है। आप विचार करें, जब कोई रेखा, दो बिंदु ये रे मान लिए, अब यदि ये दो बिंदु ऐसे जा रहे हैं तो x अक्ष को ये अंदर काट रहे हैं, लेकिन जब यहां काट रहे हैं तो यहां पर कोटि कितनी होगी इसकी, 0। भुज कुछ ना कुछ होगा यहां से यहां तक की दूरी, लेकिन कोटि कितनी होगी, 0। और जब y अक्ष को काट रहा होगा तो इसका भुज 0 होगा, कोटि कुछ ना कुछ होगी। बिल्कुल बात क्लियर है। तो आगे देखिए, तो इसके लिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं। जब दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा x अक्ष को जिस अनुपात में काटेगी, किस अनुपात में काटेगी, वो होगी M1 बटे M2 बराबर माइनस y1 बटे y2। और जब y अक्ष को कहे, y अक्ष को किस अनुपात में काटेगी, y अक्ष को, तो M1 बटे M2 बराबर माइनस x1 बटे x2। इस पे मैं भी आपको एग्जाम्पल दूंगा कैसे कैसे क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए क्या क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि 2,4 और 4,-2 से जाने वाली रेखा x अक्ष को किस अनुपात में काटेगी, अब देखिएगा, अंतर समझिएगा। इसी बात को यदि मैं आपसे करने के लिए कहूं तो आप डालोगे इसे x1 y1, इसे डालोगे x2 y2,
अब एक्स अक्ष को कह रहा है तो कोटि 0 होगी, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वाई बराबर लगाओगे आप, इतना लंबा। लेकिन मैंने लिखा कभी भी एक्स अक्ष को किस अनुपात में काटेगी, अक्ष को कभी पूछे, जब एक्स को पूछे तो m1 बटे m2 रहा माइनस y1 बटे y2, डायरेक्ट माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4 और y2 की वैल्यू कितनी है -2, माइनस से माइनस हट गया 2 बटे 1, 2:1। देख लीजिए क्या इसमें माइनस आया, नहीं आया, जिसका मतलब कौन सा विभाजन है, अंतः विभाजन। ये तो फॉर्मूले में है माइनस। यदि ये दो अभी मैं कह दूं y अक्ष को, तब क्या फॉर्मूला होगा, m1 बटे m2 बराबर माइनस x1 बटे x2, माइनस x1 की वैल्यू प्लस की 2 और y1 की वैल्यू 4, माइनस 1 बटे 2। अब क्या अनुपात आ गया, m1 अनुपात m2, अब भी 1 अनुपात 2 है, परंतु इसमें माइनस रह गया है, तो ये कौन सा विभाजन है, y है। हाँ, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 3 बिंदु मालूम हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज है ए बी सी, ये x1, y1, x2, y2, x3, y3, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। इसको कितने बच्चे ऐसे भी याद करते हैं, जरा सुनिएगा क्या। यदि आप ऐसे याद कर लो तो x पहले लेंगे तो x1 आएगा, 1 के बाद क्या था 2, लेकिन वो y आएगा। अब x1 हो चुका, x1 के बाद अब 1 के बाद क्या था 2, तो अब x2 जब आएगा तो y में अगला आएगा 3, x3 आएगा तो y में कितना आएगा 1, ये ब्रैकेट बंद, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा। अब क्या आएगा, y1 आएगा, जो x से शुरू हुआ था वो y से शुरू होगा, तो x2 आएगा, प्लस y2 आएगा तो x3 आएगा, y3 आएगा तो x1 आएगा। इसी प्रकार एक फॉर्मूला चतुर्भुज का भी होता है। चतुर्भुज का भी यदि आप चाहते हैं, ए बी सी डी, x1, y1, x2, y2, x3, y3 और x4, y4। अब इसीलिए इस रूप में लिखा है कि आप चतुर्भुज का ही फॉर्मूला याद कर लेंगे, का क्षेत्रफल, उसमें 1/2 होता है सर, x1 y2, x2 y3, x3 y4, क्योंकि 4 भी आ गया है, x4 y1 माइनस y1 x2 y2 x3 y3 x4 और y4 x। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ये चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, समांतर चतुर्भुज के, जरा गौर करिएगा, ये समांतर चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी। अब शीर्ष 1,2, चार कॉमा वाई, अरे यहां से 1,2 क्योंकि ए यहां डाल दिया ना, 4 y
तीसरा x कॉमा 6 और चौथा 3 कॉमा 5। यदि इसके ये सीड्स हैं तो x और y के मान बताओ। x ये रहा, y है। देख, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, समांतर चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, किसी में भी आ जाए, इस प्रकार से अज्ञात राशि दे रखी हूं, तो सिंपल सा काम करिए, इधर वाले भुजों का योग इधर वाले भुजों के योग के बराबर होना चाहिए। आप सोचें, इधर के भुजों का योग कितना है? 7, 4 और 3 7 है, तो इधर भी कितना होना चाहिए? 7। ये कितना है? 1, तो कितना होगी? 7 हो जाए 6। x का मान 6 कहां है? ये रहा। इसी प्रकार कोटियों का योग कोटियों के योग होना चाहिए। 2 और 6 8, तो इधर भी 8 होने चाहिए। कितना है? 5, तो ये कितना होगा? 3, तभी तो 8 आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे वो समांतर चतुर्भुज आ जाए, चाहे आयत आ जाए, चाहे वर्ग आ जाए, इधर के विपरीत कोणों के भुजों का योग इधर के विपरीत कोणों के भुजों के योग। अब वो तो मैंने डायरेक्ट आपको समझा दिया, मैं कैसे लिखूंगा? 1 + x बराबर 3 + 4, ये 7 हो गया। एक को इधर लाऊंगा, x बराबर 6। इसी प्रकार 2 + 6 बराबर 5 + y, 8 हो गया। 5 को इधर लाऊंगा, y बराबर 3। बिल्कुल आसान तरीका। हाँ, चलो। वह अनुपात जिसमें बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करता है, किस अनुपात में करता है? तो मैंने आपसे कहा था, कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन आया है, जब x अक्ष को कह रहा हो तो m1/m2 बराबर -y1/y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 4/-7, और कितना आ गया? m1 अनुपात m2। देख लिया, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का आ रहा है, इसका मतलब कैसा अंत है? पूछा नहीं है लेकिन है अंत है। और कितना अनुपात आ रहा है? 4/7। आंसर टिक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 3 बिंदु दे दिए, 3 बिंदु दे दिए और आपको इसमें कहता है इसका क्षेत्रफल निकालो। अब तो आप लग गए कि सर ने फॉर्मूला बताया है और बड़े खुश हुए पेपर में कि हमें तो याद है, और लग गए 5 मिनट 7 मिनट करने में। अब इसी को आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। कुछ देखिए, पॉइंट दे रखे, 3 ही बिंदु हैं, आप कहीं फॉर्मूला लाएंगे। अरे भैया, कभी भी एक बात याद रखना, कभी भी मूल बिंदु दे दे और अगले बिंदुओं में एक में कोटि 0 है, एक में भुज 0 है, तो बस आपको ये करना है 1/2, जिसमें भुज है वो भुज और जो कोटि है वो कोटि 12। ये नहीं कि आप बिंदु लगा रहे हैं, पूरा टाइम निकल गया। आपने क्यों ऐसा हुआ? ऐसा होने का कारण क्या था? आपने ये पूछा मुझसे, मैंने बिल्कुल आपको जवाब दिया। 0,0 ये रहा, 4,0 ये किस अक्ष पर होगा? x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर। 4,0 ये रहा, 0,6 y अक्ष पर। ये 4 और ये 6 समकोण त्रिभुज 1/2 आधार गुणालम। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ये बात जब रेखा में आएगी तो मैं वहां पे भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा कि किस उन्हीं पे आएगा क्वेश्चन। देखिएगा, ऐसा ही टेक्निकल बना के आएगा कि बच्चे टाइम लगाएं, जो टाइम लगाना जानते हो टाइम लगाएं, जिसको तरीके मालूम है वो डायरेक्ट निकाल दे। तो नोट कर लें आप, देखिएगा, मध्य बिंदु निकालना, मध्य बिंदु, मध्य। देखिएगा, एक बिंदु ये रहा ए और एक बिंदु ये रहा बी। ये x1, y1, ये x2, y2। मध्य बिंदु निकालना है, ये x, y। मध्य बिंदु x बराबर क्या होगा? x1 + x2/2।
दोनों सिरों के भुजों को जोड़ो 2 का भाग। इसी प्रकार कोटि कैसे निकालते हैं? y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। यहां पर इंप्लाइज क्या होगा? 2x बराबर x1 प्लस x2। मतलब क्या समझ में आया? मध्य बिंदु के भुज का दुगुना, मध्य बिंदु के भुज का दुगुना दोनों सिरों के भुजों के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार 2y बराबर y1 प्लस y2, दोनों सिरों की कोटियों का योग मध्य बिंदु की कोटि के दूने के बराबर होता है। यह बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसका बड़ा फायदा मिलता है। अब ऐसे है आपके पास 2,4 और 6,8 मध्य बिंदु निकालो। आप जानते हो दोनों सिरों के भुजों को जोड़ो 2 का भाग, 2 का भाग मध्य बिंदु कभी निकालना हो तो 2 और 6 8, 2 का भाग करेंगे 4, 4 और 8 12, 2 का करेंगे 6। आ गया? अब जरा ध्यान दीजिएगा इसी बात पे। यदि यह है a 4,6 और आपको कोटि मालूम है, मध्य बिंदु, कोटि नहीं मध्य बिंदु मालूम है, और आपको दूसरा बिंदु पूछा है, अब आप x2 लिखोगे y2 लिखोगे, फॉर्मूला लाओगे? अरे नहीं, आपको यह समझाया गया मध्य बिंदु के भुज का दूना, 2 का दूना 4, इन दोनों भुजों के योग के बराबर होगा। जब 4 इधर है और योग 4 ही लाना है तो इधर 0 होना चाहिए, तभी तो योग 4 आएगा। अरे मध्य बिंदु, देखिए बात को समझिएगा, मध्य बिंदु निकालना हूं तो दोनों सिरों के भुजों को जोड़ो और 2 का भाग। और जब मध्य बिंदु निकालना हो, कोई दूसरा बिंदु निकालना हो तो क्या करेंगे? मध्य बिंदु के, डायरेक्ट सोचने का तरीका, डायरेक्ट मध्य बिंदु के भुज का दुगना दोनों सिरों के भुजों के योग के बराबर होता है। तो मैंने 2 का दूना कितना था? 4, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 4। तो 2 4 इधर है तो कितना जोड़ूंगी? 4 ही रह जाए, 0। 4 का दूना 8, तो 6 तो इधर है, 8 करना है 2। बिल्कुल बात क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है। इसी प्रकार केंद्रक निकालते हैं। केंद्रक, केंद्रक ये त्रिभुज है, ABC, तीनों के शीर्ष मालूम है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और ये G, ये x और y। तो केंद्रक क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 इंप्लाइज 3x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3। बिल्कुल बात क्लियर है। देखिएगा, जब भी केंद्रक का भुज निकालते हैं तो तीनों सिरों के भुजों को जोड़ो और 3 का भाग। इसी प्रकार y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, 3y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3। जब केंद्रक के भुज का तिगुना था या मध्य बिंदु था, मध्य बिंदु के भुज का दुगुना, यहां तिगुना तीनों सिरों के भुजों के योग के बराबर होता है, और यहां पे मध्य बिंदु का दुगुना। बिल्कुल बात क्लियर, नोट कर लें। देख, केंद्रक की बात अभी समझाई, यहां पर ध्यान दीजिएगा। पहले इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप। त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हैं, जब तीनों शीर्ष दे रखे हैं तो केंद्रक कैसे निकलता है? तीनों के भुजों को जोड़ो, -3 और प्लस का 3 0 हो जाएगा। कितना अच्छा? -2 और 3 का भाग करते हैं तो -2 बटे 3। देखो किस में आ रहा है? पहले इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, ये मिल रहा है। जरा ये देखो, -2
और प्लस का 2 0 हो जाएगा। 3 में 3 का भाग करेंगे 1, तो ये कितना है 1, बिल्कुल यही आंसर है। अब देखना इसी बात को, मैंने पहले से इसलिए बताया था, अब यहां देखना, एक त्रिभुज के 2 शीर्ष दे रखे हैं, त्रिभुज का केंद्रक दे रखा है, तो तीसरा शीर्ष बताओ। अब आप उस फॉर्मूले को लिखोगे और फिर करोगे। मैंने तो टेक्निक बताई, कभी भी केंद्रक दे रखा हो तो उसके भुज का तिगुना कर लो, 4 का तिगुना 12, मतलब तीनों सिरों के भुजों का योग कितना होना चाहिए 12। तो यहां कितना है 3 और -4, माइनस का 1 है, होना चाहिए 12। तो -1 में कितना जोड़ें कि 12 हो जाए 13। 13 कहां है पहले देखो, यहां एक और एक यहां है, 2 आंसर छट गए। अब कोटि कितनी है 3, 3 का तिगुना 9 होना चाहिए, कोटियों का योग 5 और -6, माइनस का 1 और होना कितना चाहिए 9। -1 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए 10। अब 10 किसमें, ये रहा, ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। अब ये लिखना नहीं पड़ रहा, नहीं तो आप बड़े मेहनत करते, x बराबर x1 + x2 + x3 बटे 3, फिर आप x की वैल्यू ये रखते, केंद्रक दे रखा है, इसका भुज 4, इसे लिखते 3 और इसे लिखते -4 x3 बटे 3, फिर कैची गुणा करते और बड़े बहादुर बनते कि हमें तो आता था, हमने तो सर टाइम नहीं मिला था, पेपर लंबा हो गया। पेपर लंबा नहीं हो, सोचना पड़ेगा कि हम कितना छोटा कर सकते हैं, बिना लिखे कर सकते हैं हम, कितने क्वेश्चन बिना लिखे कर सकते हैं। ठीक है।